हेलो गाइस, क्या हाल चाल। मेरा नाम है कनिष्क, आप देख रहे लो 91। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत बड़ा सा टॉपिक है बट बहुत इजी है। इंटरप्रिटेशन विद रेफरेंस टू सब्जेक्ट मैटर एंड द पर्पज ऑफ लॉज स्टैट्यूट्स। आईओएस का ये टॉपिक है। अगर आपको ये सेम पीपीटी चाहिए तो यहाँ पे लिंक आएगी, डाउनलोड कर लेना। दूसरी पीपीटी चाहिए तो यहाँ पे लिंक आएगी, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू हम करेंगे एक एग्जाम्पल से। सबसे पहले मान के चलो 4 तरीके के डॉक्टर होता है। एक तो स्किन का डॉक्टर होता है, ठीक है, एक डेंटिस्ट होता है, दूसरा होता है हार्ट का डॉक्टर, ठीक, और चौथा होता है ऑर्थो, ठीक है, जो हड्डियों का डॉक्टर होता है। अब मान के चलो आपको हार्ट डिसीज है, तो आप किसके पास जाओगे? इनमें से आप जाओगे स्किन वाले के पास, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे या नहीं जाओगे? डेंटिस्ट के पास जाओगे? नहीं जाओगे। आप हार्ट का जो स्पेशलिस्ट है उसके पास जाओगे। ठीक है, तो सेम वही चीज़ लॉ में अप्लाई होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ लॉ को डिफरेंट पर्पजेज होता है, ठीक है, उनके डिफरेंट गोल्स होते हैं, डिफरेंट वैल्यूज होते हैं। जैसे कि जो पिनल लॉज होते हैं जो पनिश करते हैं रॉन्ग डूअर्स को, और जो टैक्सिंग लॉज होते हैं वो कलेक्ट करते हैं रिवेन्यू। मतलब कि डिफरेंट पर्पजेज होते हैं, लॉ के डिफरेंट गोल्स होते हैं, डिफरेंट वैल्यूज होती है। ठीक है, तो कोर्ट इंटरप्रेट करता है उनको डिफरेंटली बेस्ड ऑन किस तरीके के लॉ को हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, किस लॉ को इंटरप्रेट कर रहे हैं। सब्जेक्ट मैटर और पर्पज ऑफ स्टैट्यूट डिटरमाइन करता है कैसे इसको इंटरप्रेट किया जाना होता है। 4 तरीके के लॉ को कैसे इंटरप्रेट करते हैं आज हम वो पढ़ेंगे। पहला है पिनल लॉ, दूसरा है टैक्सिंग स्टैट्यूट, और तीसरा है वेलफेयर लेजिस्लेशन, और चौथा है रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव। पिनल लॉ का पर्पज होता है पनिश करना रॉन्ग डूअर को। टैक्सिंग स्टैट्यूट जो टैक्सिंग लॉज होते हैं उनका पर्पज होता है कलेक्ट करना रिवेन्यू। वेलफेयर लेजिस्लेशन का पर्पज होता है प्रोटेक्ट करना वीकर सेक्शन को। वेलफेयर लेजिस्लेशन जैसे कि लेबर लॉज होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये वेलफेयर लेजिस्लेशन होते हैं, वेलफेयर लॉज होते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव लॉ का पर्पज होता है टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब कब से वो एप्लीकेबल होता है। जो पिनल लॉज होते हैं उनको बहुत स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट किया जाता है, नैरोली इंटरप्रेट किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ पे सवाल होता है लिबर्टी का, पर्सनल लिबर्टी का। हम किसी को पनिश कर रहे हैं, मतलब कि उसकी लिबर्टी को छीन रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि उसको जेल वगैरह होती है। तो जब लिबर्टी की बात आती है तो बहुत स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करना होता है उसको। ठीक है, मान के चलो किसी ने कोई गलती कर दी, अगर आपने वो भी काउंट कर ली क्राइम में तो ये तो गलत हो जाएगा ना, तो इसलिए हम उसको स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करते हैं। नेक्स्ट है टैक्सिंग स्टैट्यूट, टैक्सिंग लॉज वगैरह, इसको भी स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करते हैं, आगे सारा डिटेल में पढ़ेंगे। वेलफेयर लेजिस्लेशन को हम करते हैं ब्रॉडली, लिबरली, मतलब कि बहुत सारे लोगों को कवर करने की उसमें ट्राई करते हैं ताकि प्रोटेक्शन उनको मिल सके। रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव लॉ ये बाय डिफॉल्ट प्रोस्पेक्टिव माने जाते हैं, ठीक है, तो इनको आप डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है पिनल लॉज। पिनल लॉज क्या होते हैं? जो पिनल का मतलब होता है पनिशमेंट, ठीक है, कोई भी लॉ जो डिफाइन करे किसी क्राइम को और प्रोवाइड करे पनिशमेंट उसके लिए, उसको पिनल लॉज बोलते हैं। जैसे कि इंडिया का पिनल कोड, ठीक है, आईपीसी जिसको अभी बीएनएस बोलते हैं, एनडीपीएस एक्ट, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और पॉक्सो एक्ट। तो इनका कोर रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या होता है? पिनल लॉज को इंटरप्रेट किया जाना होता है बहुत ही स्ट्रिक्टली, मतलब कि नैरोली। अब स्ट्रिक्टली का क्या मतलब होता है? कोई भी वर्ड ऑफ लॉ पढ़ा जाएगा मोस्ट नैरोली, लिटरली, और उसका एग्जैक्ट मीनिंग पढ़ा जाएगा। ठीक है, अगर वहां पे डाउट है कि वेदर ए पर्सन्स एक्ट इज कवर्ड बाय द लॉ, तो वो डाउट जाता है फेवर में एक्यूज्ड के, नॉट इन द फेवर ऑफ पनिशमेंट। इसके लिए एक मैक्सिम है, इन डूबियो प्रो रियो, मतलब कि अगर डाउट है तो वो जाएगा फेवर में एक्यूज्ड के। ठीक है, अब डाउट कैसा है? मान के चलो आपने कोई एक्ट किया है, ठीक है, तो वो एक्ट उसमें कवर है या नहीं, अगर ये डाउट है ना तो वो फेवर में जाएगा एक्यूज्ड के, पनिशमेंट के फेवर में नहीं जाएगा। तो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन के लिए 4 रूल दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहला है नो एक्सटेंशन बियॉन्ड क्लियर वर्ड्स, मतलब कि अगर आपका एक्ट क्लियरली उस एक्ट में या फिर लॉ में मेंशन नहीं किया गया है बाय द वर्ड्स ऑफ लॉ, तो आप गिल्टी नहीं माने जाओगे, सिंपल सी बात है। इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं हम पिनल लॉ को। दूसरा है एम्बिगुअस वर्ड फेवर द एक्यूज्ड, मतलब कि अगर डबल मीनिंग है, कोई भी पिनल लॉ के 2 पॉसिबल मीनिंग आ रहे हैं, कोर्ट वो पिक करेगा जो कवर नहीं करेगा एक्यूज को। ठीक है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट किसके पास जाता है? एक्यूज के पास जाता है, ध्यान रखना। नो एनालॉजिकल एक्सटेंशन, इसका मतलब होता है कि कोर्ट ये नहीं बोल सकता कि जो आपने एक्ट किया है ना वो सिमिलर है उस एक्ट से जो लॉ कवर करता है, तो हम आपको भी इंक्लूड करेंगे। ऐसा नहीं होता है। अगर आपका एक्ट डायरेक्टली और एग्जैक्टली कवर नहीं किया गया है ना, तो उसके लिए आपको पनिशमेंट भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट है पनिशमेंट कैन नॉट बी इनहांस्ड बाय इम्प्लीकेशन। इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई लॉ कहता है पनिशमेंट फॉर थेफ्ट इज 2 साल, तो कोर्ट ये नहीं बोल सकता कि यार आपने जो चोरी करी है ना, आपका जो थेफ्ट वाला केस है वो थोड़ा सीरियस है, तो हम आपको उसके लिए 5 साल का इम्प्रिजनमेंट देंगे। कोर्ट ऐसे नहीं बोल सकता। पनिशमेंट एग्जैक्टली वही होएगा जो लॉ कहेगा, ठीक है, उससे ज्यादा यार कम कुछ भी नहीं। मोस्टली 2 इंटरप्रिटेशन होती है, पहला है डेफिनेशन और दूसरा है पनिशमेंट सेक्शंस। जो डेफिनेशन सेक्शंस होते हैं उनको इंटरप्रेट किया जाना होता है बहुत ही स्ट्रिक्टली। जो प्रोसीजरल सेक्शन होते हैं उनको इंटरप्रेट किया जाता है लिबरली। ठीक है, अब लिबरली क्या होता है? लिबरली का मतलब होता है रीडिंग द लॉ इन ए ब्रॉड वे, ठीक है, वाइड एंड फ्लेक्सिबल वे, ताकि उसको एक वाइडर मीनिंग दिया जा सके जो कि फुलफिल कर सके पर्पज ऑफ लॉ, उसको बोलते हैं लिबरल। ठीक है,
बट हमेशा ध्यान रखना जब ये आता है व्हाट इज ए क्राइम या फिर व्हाट इज ए पनिशमेंट, तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन ही सिर्फ एक रूल है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट केस है, पहले भी पढ़ा था, आर वर्सेज हैरिस। इसमें लॉ ने कहा था कि हुएवर शेल स्टैब, कट और वुंड एनी पर्सन शेल बी गिल्टी। तो एक्यूज ने क्या किया था, किसी बंदे की नाक पे बाइट किया था, ठीक है, अपने दांतों से, तो वो गिल्टी है नहीं है अंडर द लॉ। तो कोर्ट ने कहा था कि नहीं, स्टैबिंग, कटिंग और वुंडिंग ऑल इंप्लाई द यूज ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। बाइटिंग विद टीथ नहीं कवर किया जाएगा बाय दीज वर्ड्स, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है एग्जैक्ट वर्ड, कोई एक्सटेंशन वगैरह नहीं। अब बात करते हैं टैक्सिंग स्टैट्यूट की, जो टैक्सिंग लॉज होते हैं उनकी। कोई भी लॉ जो इम्पोज करता है टैक्स या फिर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन सिटीजन पे या फिर बिजनेसेस पे, उसको हम बोलते हैं टैक्सिंग लॉज, टैक्सिंग स्टैट्यूट। जैसे कि आईटीए, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, कस्टम एक्ट वगैरह। कोर रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन क्या होता है, टैक्सिंग स्टैट्यूट मस्ट बी इंटरप्रेटेड स्ट्रिक्टली इन फेवर ऑफ द टैक्स पेयर। ठीक है, गवर्नमेंट आपको टैक्स करना चाहती है तो लॉ उसको क्लियरली उसको लिखना पड़ेगा, अनएम्बिगुअसली और एक्सप्रेस वर्ड्स में उसको मेंशन करना पड़ेगा कानून में, मतलब कि एक्ट में। ठीक है, अगर वहां पे कोई डाउट है तो बेनिफिट जाएगा टैक्स पेयर के पास, ना कि गवर्नमेंट के पास। ध्यान रखना, गवर्नमेंट आपका पैसा ले रही है बाय द फोर्स ऑफ लॉ, तो ये सीरियस चीज है। तो लॉ को क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए इन चार चीज़ों के लिए। पहले है कौन टैक्स किया जाएगा, ठीक है, किससे टैक्स लेना है, क्या टैक्स लेना है, ठीक है, कितना टैक्स लेना है और किस तरीके से टैक्स लेना है। ये चार चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए एक्ट में। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी अनक्लियर है तो नो टैक्स कैन बी इम्पोर्ड, ध्यान रखना। तो जब कोर्ट इंटरप्रेट कर रही होती है किसी भी टैक्सिंग लॉ, टैक्सिंग स्टैट्यूट को, तो अप्लाई करती है एक 3 स्टेज का प्रोसेस। मतलब कि पहला स्टेज है इज द सब्जेक्ट ऑफ टैक्स क्लियरली कवर्ड, कि जो लॉ है वो क्लियरली कह रहा है कि ये चीज़, ये पर्सन या फिर ये ट्रांजेक्शन टैक्सेबल होंगी। अगर नहीं है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है। स्टेज 2, इज देयर एनी एग्जेम्पशन, मतलब कि वहाँ पे कोई एग्जेम्पशन है। इज देयर एनी एग्जेम्पशन जो अप्लाई होती है टैक्स पेयर पे, अगर है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। एग्जेम्पशन को भी हम स्ट्रिक्टली रीड करते हैं, ठीक है, बट इन फेवर ऑफ टैक्स पेयर व्हेन जेन्युइनली एप्लीकेबल। नेक्स्ट है हाउ मच टैक्स। तो टैक्स तो एप्लीकेबल है, ये भी बता दिया, ठीक है, एग्जेम्पशन है नहीं ये भी पता लग गया। तो अगर टैक्स एप्लीकेबल है तो कितना, ये स्पेसिफाई होना चाहिए उस एक्ट में क्लियरली, ध्यान रखना। लॉर्ड केयर्न्स ने इन पार्टिंगटन वर्सेज अटॉर्नी जनरल 1869 में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली थी, देयर इज नो इक्विटी अबाउट टैक्स, देयर इज नो प्रिजम्पशन अबाउट अ टैक्स, नथिंग इज टू बी रीड इन, नथिंग इज टू बी इम्प्लाइड। इसका मतलब होता है कि नो एजम्पशन, बेसिकली कोर्ट कैन नॉट अज्यूम कि पार्लियामेंट क्या चाहता है टैक्स करना। ठीक है, कोर्ट कोई भी गैप फिल नहीं करेगा टैक्स को इम्पोज करके, टैक्स लॉ में टैक्स को इम्पोज करके कोर्ट कोई भी गैप फिल नहीं करेगा। अगर पार्लियामेंट से कोई चीज छूट जाती है, ठीक है, अगर पार्लियामेंट मिस करता है किसी चीज को, तो वो चीज सिंपली एस्केप कर देगी टैक्स को, ध्यान रखना। नो टैक्स इम्प्लीकेशन ये इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज समथिंग इज सिमिलर टू व्हाट इज टैक्स्ड। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भी टैक्स होगा। मान के चलो कोई कपड़ा है, ठीक है, कोई कॉटन का कपड़ा है, ठीक है, उस पर 5% टैक्स दिया हुआ है एक्ट में। तो कोई दूसरा पॉलिस्टर का कपड़ा है, ठीक है तो दोनों कपड़े ही ना, उस पर उसका मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज कि कॉटन के कपड़े पे 5% टैक्स है, इसका मतलब ये नहीं कि पॉलिस्टर के कपड़े पे भी 5% टैक्स होगा, ध्यान रखना। टैक्स मस्ट बी एक्सप्लिसिटली इम्पोज, इट कैन नॉट बी इम्प्लाइड। अगर टैक्स इम्पोज किया गया है तो एक्सप्लिसिटली किया जाना चाहिए, वो एक्ट में प्रॉपर मेंशन होना चाहिए, क्लियरली मेंशन होना चाहिए, ध्यान रखना। एग्जेम्पशन आर आल्सो इंटरप्रेटेड स्ट्रिक्टली। जब टैक्स इंपोजिशन को इंटरप्रेट कर रहे होते हैं स्ट्रिक्टली इन फेवर ऑफ टैक्स पेयर, एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस को भी इंटरप्रेट किया जाना होता है स्ट्रिक्टली, और टैक्स पेयर मस्ट क्लियरली प्रूव कि वो फाल करते हैं उस एग्जेम्पशन में, टैक्स पेयर को क्लियरली प्रूव करना पड़ेगा। केप ब्रांडी सिंडिकेट वर्सेज IRC कोर्ट ने लेट डाउन किए थे क्लासिक रूल। ठीक है, इन टैक्सिंग स्टैट्यूट वन हैज टू लुक ओनली जस्ट एट व्हाट इज क्लियरली सेड, जो क्लियरली कहा गया है सिर्फ उसी पे देखना होता है। ठीक है, देयर इज नो रूम फॉर एनी इंटेंडमेंट, देयर इज नो इक्विटी अबाउट ए टैक्स, सेम वही बात है। ठीक है, दूसरा केस है CIT वर्सेज पोडार सीमेंट 1997 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा था कि टैक्स लॉज मस्ट बी इंटरप्रेटेड वेरी स्ट्रिक्टली। अगर कोई ट्रांजेक्शन नहीं क्लियरली दी गई है विद इन द चार्जिंग सेक्शन तो कोई टैक्स भी नहीं लगेगा उस पर। नेक्स्ट है वेलफेयर लेजिस्लेशन। वेलफेयर लेजिस्लेशन मतलब वेलफेयर लॉज कौन से होते हैं, ये लॉ होते हैं जो पार्लियामेंट बनाता है पनिश करने के लिए नहीं, किसी को भी, किसी से पैसा कलेक्ट करने के लिए नहीं, बट प्रोटेक्ट करने के लिए और बेनिफिट करने के लिए सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल जो वीकर हैं और वल्नरेबल होते हैं सोसाइटी में, जैसे कि लेबर लॉज, फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट। इस तरीके के जो लॉज होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं वीकर सेक्शन को। रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन यहाँ पे क्या होता है, जो वेलफेयर लेजिस्लेशन होता है ना, वो इंटरप्रेट किया जाना होता है लिबरली और
ब्रॉडली, ठीक है, ताकि बहुत सारे लोगों को कवर किया जाए। इन फेवर ऑफ द पीपल इट इज मीन टू प्रोटेक्ट, ठीक है, बहुत सारे लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है, काफी लोगों को उसके अंदर इंक्लूड किया जा सके। ये एग्जैक्ट अपोजिट होता है पिनल का और टैक्सिंग स्टैट्यूट का। अगर वेलफेयर लॉ अनक्लियर है तो कोर्ट उसको इंटरप्रेट करेगा उस तरीके से ताकि मैक्सिमम बेनिफिट्स दिए जा सके प्रोटेक्टेड क्लास ऑफ पीपल को। कोर्ट यूज करता है पर्पजिव अप्रोच वेलफेयर लेजिस्लेशन के लिए, मतलब कि कोर्ट यूज करता है हिडन्स लॉ। हिडन्स के केस में जो रूल्स आए थे ना, रूल इन हिडन्स केस, तो उनको यूज करता है। मतलब कि क्या पार्लियामेंट ट्राई कर रहा है अचीव करने की, उस लॉ को बनाने के लिए ये जानने की कोशिश करता है क्या प्रॉब्लम थी उस टाइम पे जिसको सोल्व करने की पार्लियामेंट ने ट्राई की गई है। लॉ को इस तरीके से इंटरप्रेट करना होता है कि वो अच्छी तरीके से अपने पर्पज को अचीव करे। 4 रूल है वेलफेयर लेजिस्लेशन केस। एम्बिग्यूटी रिजॉल्व इन फेवर ऑफ प्रोटेक्टेड क्लास। इसका मतलब होता है कि अगर वेलफेयर लॉ अनक्लियर है तो वो इंटरप्रिटेशन चूज की जाएगी जिससे मिले मोर प्रोटेक्शन टू द वीकर पार्टी। ठीक, सेकंड है टेक्निकलिटीज कैन नॉट डिफीट द पर्पज। इसका मतलब होता है कि टेक्निकलिटीज प्रोसीजर की अगर कोई मिस्टेक है तो वो यूज नहीं की जाएगी डिनाई करने के लिए बेनिफिट टू द प्रोटेक्टेड क्लास। नेक्स्ट है एग्जेम्पशन एंड एक्सक्लूजन रीड नैरोली। इसका मतलब होता है कि अगर कोई वेलफेयर लॉ में एग्जेम्पशन है, ठीक है, तो वो एग्जेम्पशन स्ट्रिक्टली रीड की जाएगी ताकि बहुत कम लोगों को एक्सक्लूड किया जा सके फ्रॉम प्रोटेक्शन। ठीक है, मतलब कि ये लॉज होते हैं वेलफेयर लॉज, ये टोटली फोकस करता है प्रोटेक्ट करने के लिए एक क्लास को सोसाइटी में, जो वीकर और वल्नरेबल क्लास होती है ना उसको। ठीक है, नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय और वर्कर रीड ब्रॉडली। इसका मतलब होता है कि कोर्ट को एक्सपेंड करना होता है, मतलब कि बहुत लिबरली उसको पढ़ना होता है। कोर्ट को एक्सपेंड करना होता है डेफिनेशन को, क्या कवर की गई है उसमें। ठीक है, टू ब्रिंग मोर पीपल अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, जैसे सेक्शन 2J को इंटरप्रेट किया था इंडस्ट्री को, उस तरीके से। इंपोर्टेंट केस लॉ बैंगलोर वाटर सप्लाई वर्सेज ए रजप्पा 1978, लैंडमार्क केस ऑन द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। क्वेश्चन था कि विच एस्टेब्लिशमेंट आर कवर्ड अंडर द एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने दी थी बहुत ब्रॉड इंटरप्रिटेशन, ब्रिंगिंग मैक्सिमम एस्टेब्लिशमेंट अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द एक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वेलफेयर लेजिस्लेशन मस्ट रिसीव द वाइडेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को लिबरली इंटरप्रेट किया जाता है, इसको भी कोर्ट को कंसिस्टेंटली देना होता है ब्रॉड मीनिंग्स टू द टर्म, जैसे कि कंज्यूमर सर्विस डेफिशिएंसी वगैरह अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ताकि मैक्सिमम डिस्प्यूट्स को कवर किया जा सके अंडर दिस, मतलब कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट और लास्ट है रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशंस। ठीक है, टाइम जब ये लॉ अप्लाई होगा, कब ये लॉ अप्लाई होगा, मतलब कि जो भी नया लॉ पास होता है उसको प्रिज्यूम किया जाता है कि ये ऑपरेट करेगा प्रोस्पेक्टिवली, मतलब कि फ्यूचर में। ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब कि पास्ट में। ठीक है, मतलब कि ये अप्लाई होगा टू द फ्यूचर इवेंट्स। ठीक है, तो जब भी नया लॉ पास होता है कि ये प्रिज्यूम किया जाता है कि ये ऑपरेट करेगा प्रोस्पेक्टिवली, मतलब कि फ्यूचर में। ठीक है, जब तक क्लियरली कोई भी लॉ, जब तक क्लियरली लेजिस्लेचर उसको नहीं मेंशन करता कि ये पास्ट पे भी अप्लाई होगा तब तक। ठीक है, तो अब ये एक टाइमलाइन है, मान के चलो यहाँ लॉ यहाँ पे पास हुआ है। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिव कौन सा होगा, जो इस साइड मतलब फ्यूचर पे एप्लीकेबल होगा। रेट्रोस्पेक्टिव कौन सा होगा, जो लेफ्ट साइड मतलब कि पास्ट पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब प्रोसीजरल लॉज की अगर हम बात करें तो प्रोसीजरल लॉज, जब भी कोई नया प्रोसीजरल लॉ आता है तो वो अप्लाई होता है इमीडिएटली। ठीक है, इसका एक सेटल्ड रूल है। पहली तो बात, प्रोसीजरल लॉज होते क्या हैं? प्रोसीजरल लॉज वो लॉ होते हैं जिससे आपके राइट अफेक्ट नहीं होते हैं, बस वो प्रोसेस को चेंज करते हैं। तो नया जो प्रोसीजरल लॉ होगा वो अप्लाई होगा इमीडिएटली सभी पेंडिंग केसेस पे, केसेस जो स्टार्ट हो रहे हैं बिफोर जो लॉ पास हुआ था उससे पहले भी। ठीक है, इसके लिए एक एक्सेप्शन है, अगर नया प्रोसीजर कोज करेगा सीरियस इनजस्टिस टू द पार्टी जिसने उसके ऊपर रिलाई किया है पुराने लॉ के अंदर, तो कोर्ट उसको प्रोटेक्ट करता है बस। कंसेप्ट ऑफ वेस्टेड राइट। वेस्टेड राइट कौन से राइट्स होते हैं? वेस्टेड राइट वो राइट होते हैं जो ऑलरेडी क्रिस्टलाइज और मटेरियलाइज किए गए हो आपके फेवर में अंडर द ओल्ड लॉ। एक राइट वेस्टेड राइट जब माना जाएगा जब कोर्ट उसको ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है आपके फेवर में पुराने लॉ के बेस पे। ठीक है, तो जो ये राइट्स होते हैं ना वेस्टेड राइट्स, ये हमेशा प्रोटेक्ट किए जाते हैं भले ही नया लॉ पास हो जाए, ध्यान रखना। सेक्शन 6 सबसे इंपॉर्टेंट है इस केस में ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट 1897। ये सेक्शन प्रोटेक्ट करता है राइट्स को जब एक नया लॉ पास होता है, मतलब कि जब पुराना लॉ हटा के कोई नया लॉ आता है उस टाइम पे। तो सेक्शन 6 ये 4 चीजें कहता है। पहला है राइट एक्वायर्ड अंडर द ओल्ड लॉ आर नॉट अफेक्टेड, मतलब कि जो पहले लॉ के अंडर में किसी को कुछ राइट्स मिले वो अफेक्ट नहीं होंगे। लायबिलिटी किसी की है इनकर्ड अंडर द ओल्ड लॉ वो कंटिन्यू रहेगी। पेंडिंग प्रोसीडिंग अंडर द ओल्ड लॉ कंटिन्यू रहेंगी अगर ओल्ड लॉ अभी तक भी वहां पे है। ठीक है, उसका यूज अभी तक भी हो रहा है। तो कोई भी पनिशमेंट और पेनल्टी अंडर द ओल्ड लॉ वो भी इम्पोज की जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट केस लॉ गोविंद दास वर्सेज इनकम टैक्स ऑफिस। सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया था कि जो टैक्स लॉ होते हैं ना वो ऑपरेट कर सकते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली अगर पार्लियामेंट की क्लियरली इंटेंशन हो, बट रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशंस को स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करना होता है और क्लियरली मेंशन करना होता है एक्ट में।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट केस लो है CIT मतलब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेज वाटिका टाउनशिप 2014। इसमें हुआ क्या था, गवर्नमेंट ने ट्राई किया था अप्लाई करने के लिए नए टैक्स रूल उस ट्रांजैक्शन पे जो हो चुकी थी उस रूल के आने से पहले। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया था इस टॉपिक पे। जस्टिस RF नरीमन जो थे उन्होंने कहा था कोई लेजिस्लेशन अगर फेयरली कहे, अगर फेयरली रेट्रोस्पेक्टिव हो, उस सेंस में कि वो आपके वेस्टेड राइट्स को टेक अवे कर सके, तो उसको इंटरप्रेट करना होगा बहुत ही स्ट्रिक्टली। अब इसमें 5 इंपॉर्टेंट रूल्स आए थे। पहला रूल, लॉ इज प्रिज्यूम्ड प्रोस्पेक्टिवली। जब नया लॉ आता है, अप्लाई होता है, तो वो अप्लाई होगा सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर पे। गोइंग बैक इन टाइम ये एक्सेप्शन होगी, नोट द रूल। सेकेंड है, रेट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशंस रिक्वायर्स क्लियर वर्ड्स। अगर पार्लियामेंट चाहता है वांट टू गो बैक इन टाइम, तो उसको एक क्लियरली और डायरेक्टली कहना पड़ेगा, ठीक है, लॉ में इटसेल्फ। कोर्ट इसको एज्यूम नहीं करेगा। थर्ड है, रेट्रो एक्टिविटी दैट टेक्स अवे वेस्टेड राइट्स इंटरप्रेटेड वेरी स्ट्रिक्टली। अगर लॉ जाना चाहता है बैक इन टाइम और स्नैच करना चाहता है आपके राइट जो आपको पहले मिले थे, तो कोर्ट रीड करेगा उसको नैरोएस्ट पॉसिबल वे में, ताकि आपको प्रोटेक्शन मिल सके, आप प्रोटेक्ट किए जा सके। नेक्स्ट है, बेनिफिशियल लेजिस्लेशन कैन बी गिवन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट मोर रीडली। इसका मतलब होता है कि अगर लॉ बैक इन टाइम जाए और आपको कुछ अच्छा दे, तो कोर्ट उसको अलाउ करेगा मोर इजली, ठीक है, क्योंकि गिविंग बैक करना एक फेयर माना जाता है और टेकिंग बैक करना वो फेयर नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है, डाउट ऑलवेज रिजोल्व इन फेयर ऑफ प्रोस्पेक्टिव ऑपरेशंस। मतलब कि अगर कोर्ट कंफ्यूज्ड है, अगर कोर्ट कंफ्यूज है कि ये जो लॉ है ये अप्लाई होगा पास्ट पे या नहीं होगा, तो इसका आंसर हमेशा होगा नहीं। अगर डाउट है तो ये सिर्फ फ्यूचर पे ही अप्लाई होगा। तो आई होप आपके ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपकी वीडियो होती है कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर दो और कमेंट कर दो, ठीक है। यहाँ पे नोट्स वगैरह देख लेना, अगर कोई इंपॉर्टेंट नोट है तो यहाँ पे लिंक आएगी, डाउनलोड कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।